आते हैं बॉस अपने प्रोडक्ट के ऊपर। हमने प्रोडक्ट बनाया हुआ है ऑस्टियो अर्थराइटिस पेन के ऊपर, ना कि जोड़ों के दर्द के ऊपर। हमारा ऑर्थोप्राश काम करता है केवल और केवल ऑस्टियो अर्थराइटिस पे, बाकी दो में थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वात की बीमारी बताई जाती है, तो वात की बीमारियों में एयर को रिलीज करेगा तो शुरुआत में कई बार पेन बढ़ता भी है। वात जब रिलीज नहीं हो पाती तो जब भी हम ऑर्थोप्राश लें तो थोड़ी सी चिकनाई अपनी डाइट में बढ़ा लें, क्योंकि जब भी वात निकलेगी और चिकनाहट नहीं होगी तो वात रिलीज नहीं हो पाएगी नसों में से, इंटेस्टाइन में से, वो फंसी की फंसी रह जाएगी, जोड़ों में दर्द बना रह जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि कार्टिलेज रीबिल्ड करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम लोगों ने इस पे काम किया। हम लोगों का ही क्यों, देखिए ऑर्थो पेन को बड़े लंबे टाइम से टारगेट कर रही है एलोपैथिक, फूड सप्लीमेंट भी कर रहे हैं, एमएलएम कंपनीज भी कर रही हैं, लेकिन वो टारगेट किसके थ्रू करते हैं? उस मॉलिक्यूल का नाम है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोसामिन सल्फेट। कॉम्बिनेशन में डाल दिया जाता है एमएसएम, आजकल डाल दिया जाता है करकुमिन। इन तीन चीजों के थ्रू टारगेट किया जाता है। जो कुछ अच्छी कंपनी है जिनमें बुद्धि आ गई है और जिनको यह पता लग गया कि हमारे रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है, वो वाइटेक्स निगेरो डालते हैं जिसको हम बोलते हैं निर्गुंडी, विटामिन सी का सोर्स। कुछ लोग रोज हिप एक्सट्रैक्ट डालते हैं, जो गुलाब का फूल होता है उसके नीचे जो हरे रंग का बेड होता है उसका रोज हिप बोला जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट, वो भी विटामिन सी के लिए ही डाला जाता है। यानी विटामिन सी का कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट डालने लग गए। अब ग्लूकोसामिन सल्फेट है क्या? ग्लूकोसामिन सल्फेट होता है हड्डियों का चूरा, मतलब प्योर हड्डियों का चूरा। जो लोग नॉनवेज खा के हड्डियां फेंक देते हैं, स्पेशली हमारे इंडिया में प्रोसेसिंग होती है इसकी हैदराबाद के अंदर, या जो लोग बकरों की हड्डियां फेंक देते हैं, मुर्गों की हड्डियां फेंक देते हैं, इन हड्डियों को हैदराबाद में इकट्ठा किया जाता है। जो थोड़ा बहुत मांस होता है उसको उखाड़ा जाता है, फिल्टर किया जाता है, उसके बाद इनको पानी में उबाल के साफ किया जाता है, उसके बाद इन हड्डियों का चूरा बनाया जाता है। हड्डियों के उस चूरे को नाम दिया जाता है ग्लूकोसामिन सल्फेट। अब इंसान मांस मुश्किल से पचा पाता है मॉडर्न साइंस के हिसाब से, और खाने को हड्डियां दे दी जाए, हड्डियों का एक्सट्रैक्ट दे दिया जाए, चाहे वो आधा ग्राम ही दे दिया जाए, तो मेरे ख्याल से वो पचाना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्लूकोसामिन सल्फेट क्यों दिया गया? बड़ी सिंपल साइंस लगाई गई कि अगर हड्डियों के मिनरल्स और कार्टिलेज पूरा करना है तो डायरेक्टली हड्डियां ही खिला दो, क्योंकि उसमें वो सारे मिनरल्स होते हैं। बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से उसको तोड़ ही लेगी, मेटाबॉलिज्म से उसको ब्रेक कर ही लेगा। ये सिंपल साइंस लगा दी गई थी। मतलब ये खरबों की आरएनडी थी कि किसी आदमी ने इतनी बुद्धि लगाई कि हड्डियों में से जो मिसिंग है वो हड्डियां खिला दो, वो उन हड्डियों में होगा तो वहां से हो जाएगा। तो इस पे ही बड़े साल खर्च हुए थे। मतलब हम लोगों ने बेवकूफी में गन्नों से गुड़ बना लिया और उन्होंने समझदारी में हड्डियों के बदले हड्डियां खिला दी। कितना गजब का फैक्टर है, वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा है। आई एम प्राउड ऑफ माई साइंस। ऐसी साइंस पे तो मैं गर्व करता हूं और ऐसी साइंस के फॉलोवर्स पे भी गर्व करता हूं। लेकिन परेशानी क्या हुई कि ये हड्डियां पचती नहीं है। मेटाबॉलिक करना इतना आसान नहीं, इसलिए जो लोग ग्लूकोसामिन सल्फेट खाते हैं वो देखते हैं उनको गैस बहुत बनती है, या ऐसे जोड़ों के दर्द के प्रोडक्ट खाने से उनको बाद में एसिडिटी बहुत बनने लग गई। मेटाबोलाइज हो ही नहीं रहा था, मतलब एक 500 mg मटेरियल भी मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा। आयुर्वेद में हम भी बोलते हैं कि बोस 10 ग्राम 20 ग्राम की डोज कई बार मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है, क्योंकि बॉडी इतनी इक्विप्ड नहीं होती है, लीवर इतना इक्विप्ड नहीं होता। लेकिन ग्लूकोसामिन सल्फेट तो 200-250 mg भी मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है। अब वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट थे उनकी शुगर जंप करती है, उनकी शुगर जंप करने लग गई, उनको शुगर रहने लग गई। जब उनको शुगर रहने लग गई तो उन लोगों को समझ आया, तो बाद में क्या किया गया, एक सेफ प्रोडक्ट बनाया गया। वो सेफ प्रोडक्ट क्या है? वो सेफ प्रोडक्ट है कोलेजन पेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन। लेकिन इस बार भी ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन हड्डियां पचाने से बहुत आसान है, बॉडी इजीली पचा लेती है। लेकिन इस कोलेजन पेप्टाइड का जो सोर्स है वो भी नॉनवेज ही रहेगा। हाँ, उतनी दुर्दशा से नहीं होता, लेकिन हाँ, जो कार्टिलेज है उनके बीच के अमीनो एसिड्स को ब्रेक करके सिंथेटिकली कोलेजन पेप्टाइड बना दिया गया है। तो कोलेजन पेप्टाइड जो है वो अच्छा सेफ हुआ, लेकिन डाइजेस्ट भी होने लग गया। लेकिन परेशानी ये आई
कि कोलेजन पेप्टाइड का जो सिंथेसाइजेशन है उसके बावजूद भी कम से कम 25-30% लोगों को ही आराम आ पाया, बाकी लोगों को कोलेजन से भी आराम नहीं आया। आयुर्वेद में बड़ी सारी चीजें इसके लिए बताई गई हैं, बड़े सारे हैं, जिसमें परिजात है, हम लोगों के इसमें बबूल है, बबूल की फली है, देन आपका सबसे बड़ा चीज जिसे हम बोलते हैं शलाकी, बोसेवेलिया सर्राटा, वो बड़ी कमाल की चीज है। शिलाजीत है, विटामिन सी का सोर्स निर्गुंडी है। एक और भी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं काजल की तरह, जब आप यूज करते हैं तो उस मटेरियल को निकाला जाता है, तो वो भी इसमें बड़ा काम की चीज है। अभी मैं जस्ट उसका नाम आई एम फॉरगेटिंग। तो ऐसी वो भस्म होती है एक प्रकार की। उसके बाद स्वर्ण भस्म है, बड़ी सारी चीजें हैं जो जॉइंट्स के पेन के लिए बड़ी सारी आयुर्वेद में अच्छी बताई गई थी। उन सारी चीजों को मेटाबोलाइज करके हम लोगों ने ऑर्थोप्राश बनाया, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है। कड़वा इसलिए शुगर को भी कंट्रोल करता। हमने ये भी ध्यान रखा कि लीवर ज्यादा पावरफुल नहीं होता, तो लीवर को डिटॉक्स कर सके, ऐसे इंग्रेडिएंट भी इसमें यूज किए हैं। और हमारा स्पेशली फोकस है कि कार्टिलेज रीबिल्ड हो जाए। हम पहले ही बोलते हैं कि जिस आदमी ने 20 दिन में ये बोल दिया, पहले 20 दिन की डोज देते हैं, 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम दोपहर को, खाना खाने के आधे घंटे बाद दूध के साथ। मैं दोबारा रिपीट बोल रहा हूं, ऑर्थोप्राश का सुबह और दोपहर, शाम नहीं हो सकता है, सुबह और दोपहर खाना खाने के आधे घंटे के बाद दूध के साथ। दूध के साथ नहीं लेंगे तो एसिमिलेशन इसका अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसको इसलिए फोकस करा कि हमारा फोकस यह है कि कार्टिलेज रिबिल्ड हो, ना कि हम टेम्परेरी सॉल्यूशन करें। हम कार्टिलेज रिबिल्डिंग का सॉल्यूशन चाहते थे, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जिसको 20 दिन में अगर 10 से 20% का आराम आता है, आदमी इससे ज्यादा नहीं आएगा, चमत्कार नहीं है ये कोई, 10 से 15% का भी अगर आराम आ जाता है और आदमी बोलता है कि हाँ 19-20 का फर्क तो है, तो हम उम्मीद करते हैं कि डेली 1% का डिफरेंस आता है। और कोई व्यक्ति 3 से 6 महीने खा लेता है, 5 बोतल हम मिनिमम बोलते हैं, और उसके बाद अगर वो बोलता है कि मुझे घुटनों में दर्द नहीं है, तो हम लोग कोई पेन किलर या स्टेरॉइड नहीं डालते हैं। जिस दिन आप बोलते हैं कि मेरे घुटनों में अब कोई दर्द नहीं रहता, मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है, अब मूवमेंट फ्रीज नहीं है, मुझे टेंडरनेस नहीं है, और आप जाके हॉस्पिटल में एक्सरे में भी चेक कराएंगे तो आपको कार्टिलेज दिखेगी। ऐसा नहीं है कि हमने आपको कोई पेन किलर दे दिया है या सुन कर दिया है या स्टेरॉइड डाल दिया है, उसके बाद आपको वहां पर दिखेगा, और उसके बाद आप इसको छोड़ भी देंगे तो भी आपको लंबे टाइम इससे आराम रहेगा। इस चीज पे हमारा फोकस था। वात को निकालने के लिए और अच्छी चीजें होती है, तेल जो हम फ्यूचर में हो सकता बना के दे दें, लेप दे दें, घुटनों पे लगा लिया तो इमिडिएटली वात रिलीज हो जाती है, तो इमिडिएटली पेन रिलीविंग आ जाती है। तो ऐसे में किसी अच्छे घुटने पे तेल लगाएंगे, तिल का तेल या किसी चीज का, तो वो भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये था मतलब जोड़ों के दर्द का मोटा मोटा हमारा। इसके साथ आप कैल्शियम दे सकते हैं, हल्दी दे सकते हैं। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो हल्दी जॉइंट पेन में सपोर्ट करेगी ऑर्थोप्राश को। एक और प्रोडक्ट जो इसके साथ कमाल का हम दे सकते हैं, वो दे सकते हैं हम अपना ओमेगा 3 कैप्सूल, क्योंकि ओमेगा 3 हाईएस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ पाया जाता है। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, इकोसा पेंटोनिक एसिड और डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। एक हमारे ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया है, एक हमारी बाकी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। डीएचए हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी मॉडर्न चाइल्ड न्यूट्रास्यूटिकल आप देखेंगे तो उन सब में डीएचए होगा। डेली खाने की सलाह दी जाती है, दी भी क्यों जानी चाहिए। हर बीमारी की जड़ में, चाहे वो जोड़ों का दर्द है, जोड़ों के दर्द में तो मैंने बता ही दिया, आप ओमेगा 3 के साथ उसको कंबाइन करके रिजल्ट बढ़ा सकते हैं, हल्दी के थ्रू रिजल्ट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ओमेगा 3 मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट है। लीवर को ठीक करना हो, आपको इंटेस्टाइन को ठीक करना है, बड़ी सारी चीजों में जो है वो काम हो जाता है। तो कृष्ण शुक्ला जी बोले सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, ऐसा ही बिल्कुल सर। और हमें ये रेखानु मैडम बोली सर मैंने घुटने के पेन के लिए कह रहे हैं, खा रहे हैं एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आया, साथ में हल्दी का मिल्क भी लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम। टेस्टिमोनियल्स और सवाल अभी आप थोड़ी देर और रुकिए, फिर पोस्ट करिएगा।
ओमेगा 3 मोस्ट वाइटल न्यूट्रिएंट क्यों है सर? क्योंकि ना सिर्फ जोड़ों के दर्द बल्कि हर मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज का जो जड़ है वो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, सेल्स की सूजन। आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, हाथों में सूजन आ जाती है, वो इंसान कमजोर ही कमजोर पड़ता चला जाता है। फैटी लीवर है जिसको हम बोलते हैं, वो लीवर में सूजन होता है। हार्ट की आर्टरीज जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेम्ड आर्टरीज, हार्ट अटैक में वो उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आएगी तो खून नहीं बह पाएगा। ब्लड प्रेशर में भी सेम होता है कि हम इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं इसको। सोरायसिस है, एक्जिमा है, उसको भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज ही बोला जाता है। तो जितने भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हैं उनमें हल्दी और ओमेगा 3 ये दोनों प्रोडक्ट गजब का काम करते हैं, कॉम्बिनेशन में और अच्छा काम करते हैं। जैसे मैंने तेल बताया था, तो तेल भी सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ही होते हैं, लेकिन कुछ जो है डीएचए का कंप्लीट नाम श्रीचंद भारती जी, मैं उम्मीद करता हूं आप जगह जगह दोहराएंगे, मैं टेक्निकली दोहरा देता हूं। डीएचए सर डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, ईपीए इकोसा पेंटोनिक एसिड, डीएचए डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। तो ये टेक्निकलिटीज जानना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी आपको सवाल कोई दोहराएगा नहीं। तो ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी कब है? जब ये नेचुरल हो। अननेचुरल तो ये भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, सिंथेटिक तो ये भी बढ़ा देते हैं। तो हमारे को नेचुरल फॉर्मेट खाना था। जब हम लोगों को नेचुरल फॉर्मेट में लेना है, तो ना ये इनका सबसे बड़ा रोल क्या है, जब हमारे बुजुर्ग कोई स्वीडिश बनाते थे या हमारे यहाँ कोई भी मीठे की चीज बनेगी, तो आप देखिएगा वो उसमें फैट का एडिशन कर देते थे, देसी घी डाल देते थे, और वो बड़ा जोर देते थे कि मिठाई बनाओ तो देसी घी में बनाना, फैट में बनाना। फैट में क्यों बनाना? क्योंकि फैट किसी भी चीज को, अगर हमारा इंटेस्टाइन लुब्रिकेटेड है, म्यूकस मेम्ब्रेन अच्छा है, तो उसमें से हर चीज सस्टेन्ड रिलीज जाएगी। यानी जैसे जैसे शरीर पचा सकता है, धीरे 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 हमारी बॉडी में उसको सस्टेन्ड रिलीज करेगा। सस्टेन्ड रिलीज करेगा, तो सस्टेन्ड रिलीज करने से क्या होगा कि हमारी बॉडी में जिनको डायबिटीज है उनकी डायबिटीज मेंटेन रहने लग जाएगी, क्योंकि एकदम से शुगर नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो फैट का एक रोल सीधा सीधा डायबिटीज में आता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी तो हाईएस्ट है। बीच में हम लोगों को विलेन बना दिया गया, फैट को विलेन बनाया गया। ध्यान से देखिएगा क्या किया हम लोगों को, बड़े सिस्टमेटिकली फैट को विलेन बनाया गया कि फैट को खाने से ही सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जबकि किसी ने नहीं बताया कि लीवर का फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल को बनाना। लीवर ही गुड कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है, लीवर ही बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है, लीवर ही वो मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां से कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है। पहले तो लोगों के फैट छुड़वा दिए, फैट छूट गए तो थायराइड जैसी बीमारी आ गई, घुटनों के दर्द आ गए, और भी कई बीमारियां जो फैट से कनेक्टेड है। अभी थोड़ा सा बात करूंगा उसके ऊपर। बाद में इसी साइंस ने बोल दिया कि नहीं नहीं, अगर ओमेगा 3 खाओगे, ओमेगा 3 भी एक फैट ही है, लेकिन ओमेगा 3 खाओगे तो उल्टा ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, एलडीएल को कम करता है। इस पर रिसर्चेस भी हो गई, ओपन भी हो गए। अरे तो हम तो पहले से ही बोलते हैं कि संसार में जितनी स्पेसिफिक बात तुम करते हो उतनी है ही नहीं। इस संसार में इधर गुड है और बैड है, और वो सोर्स पे डिपेंडेंट है कि किस सोर्स से, किस प्रोसेस से लिया गया, उस पर डिपेंडेंट है। आयुर्वेद तो पहले से ही बोल रहा है कि दिस इज अ वॉर बिटवीन गुड एंड बैड, देयर इज वॉर बिटवीन गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक तो आप लेके आए कि बैक्टीरिया मारो। हम तो पहले से ही ऐसी प्रोसेस डेवलप करते थे कि गुड बढ़े और बैड मिटे। हम लोगों ने तो इस बैलेंस को कभी से तवज्जो दिया है। हमने तो कभी नहीं बोला कि वात से बीमारियां फैलती हैं, कफ से फैलती है। आयुर्वेद ने तो वही बोल दिया था कि वात, कफ, पित्त का बैलेंस हेल्थ और इम्बैलेंस बीमारियां हैं। हमने तो पहली तवज्जो ही आज से 7,500 साल पहले से ही बैलेंस को दे रखी है। हम तो चीज गुड फैट, गुड शुगर, बैड शुगर, गुड थिंग, बैड थिंग, हम तो सबसे पहले गुड और बैड को डील करते आ रहे हैं। पहले बोल दिया कि फैट को 0 कर दो, फैट मत खाओ। लोगों ने सूखी रोटियां खाई, खाली उबली हुई सब्जियां खाई और मॉडर्न डाइट कर ली। फैट से ऐसे बच के भागे कि फैट ना हो, भूत हो। फैट खाना बंद कर दिया, डाइजेशन ने दामन थाम लिया, इनडाइजेशन ने। कॉन्स्टिपेशन आपका परम मित्र बन गया। अब लोगों का रॉ मटेरियल तो जमा हो जाता है, बड़ी आंत में भूसा तो चला गया, लेकिन अब भूसा स्किड नहीं होता। स्किड कहां से होगा? सब कुछ तो खुरदरा है।
मतलब हम पढ़े लिखे लोग ये बेसिक साइंस ही भूल गए कि अगर भूसे के ढेर को किसी खुरदरी चीज पे चलाओगे चलेगी थोड़ी ना, उसको चिकनाहट चाहिए। कॉन्स्टिपेशन को मित्र बनाने से पहले सोच लेते। लोगों ने सोचा कि मैं मोटा ना हो जाऊं, मैं ये ना हो जाऊं, फैट खाना ही बंद कर दिया। आप मोटे तो मुझे पता है नहीं कि होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप थोड़ी देर में बोल देते हैं कि दिमाग में भूसा भरा पड़ा है। और साइंस में मैंने पढ़ा है कि इंटेस्टाइन इज सेकंड ब्रेन, गट इज योर सेकंड ब्रेन। तो मुझे ये तो नहीं लगता कि पहले ब्रेन में भूसा भरा पड़ा है, लेकिन दूसरे में भर जाता है। दूसरे में भूसा ठुका रहता है, निकलता ही नहीं है भूसा। निकालने के लिए फिर वो कायम चूर्ण लेते थे, बाकी वो भी अब बेचारे कहां तक काम करेंगे, स्टिमुलेट कर करके हाथों को परेशान करके धक्के मार मार के भूसा निकाल दिया। ये नहीं पता कि अपनी हाथों के साथ क्या कर रहे हैं हम। बाद में वो कॉन्स्टिपेशन किसी से भी ठीक नहीं होके देता, फिर धक्के खा के पड़ते हैं कि हम तो कायम चूर्ण और यूज कर लिया। तो जो भी चीज है, तो बाद में हम लोगों ने ले लिया, इन चीजों को समझ लिया। अब कॉन्स्टिपेशन को परम मित्र बना के बैठ गए। निकालने का तरीका क्या लिया? त्रिफला, कायम चूर्ण, फैट पे नहीं जाएंगे लौट के, मरते मर जाएंगे, फिगर 0 मेंटेन करेंगे। 0 फिगर में चाहे 50 किलो में से 15 किलो वजन बड़ी हाथ में भरे भूसे का हो, चाहे वो निकलता ना हो, लेकिन 50 किलो। उसके बाद उन महान हस्तियों ने ये नहीं ध्यान दिया कि फैट अगर गुड और बैड होता है, और बैड होता है तो ये जो आंखें बनी हुई है सारा फैट है। ये जो नसों का लचीलापन है ये ड्यू टू फैट है। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से तो आया नहीं है। बॉडी के मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट तो फैट है। तो भैया नसें जो हैं प्लास्टिफाई हो गई, फिर बीपी बढ़ने लग गए, क्योंकि नसों में चिकनाहट नहीं रही, परत नहीं रही। घुटनों के बीच जो हड्डियां चलती हैं वो चिकनाहट में चलती है, उसको भूल गए। आप ये भूल गए कि ब्रेन सिर्फ एक चीज का बना हुआ है, वो फैट विद वाटर है। वाटर और गुड फैट के कॉम्बिनेशन से तो ब्रेन बन जाता है। आप भूल गए कि आपकी दमदमाती स्किन के पीछे अगर कुछ है तो फैट है। अब गुड फैट को तो हम लेना सिरे से दरकिनार कर गए। हम तो फंस गए फैट की गेम में। हमारी डिग्रियां हावी थी हमारे ऊपर, हमारी बुद्धि हावी थी। डॉक्टर्स ने बोला कि फैट डिपॉजिट हो गया, तो हमने कहा हम फैट एलिमिनेट ही कर देंगे। गुड और बैड में हम नहीं जाते, हम इतना सोचते ही नहीं है। हमने जो मैथमेटिक्स में एक्सेस पढ़ी थी, एक्स वाई और जीरो, वो नहीं करते हम। मैं कई लोगों को पहले भी बोलता हूं कि आप अच्छे नहीं, तो बोलते इसका मतलब हम बुरे हैं। अरे कलेश ही वहां से शुरू होता है जब आपको ये नहीं पता होता कि एक्स की एक्सेस खत्म होगी तो नेगेटिव में जाने से पहले जीरो पे आके टिकेगी। क्या पता आप जीरो पे स्थिर हो, जीरो पे टिके हो सकता है आप नेगेटिव ना हुए लेकिन पॉजिटिव ना बचे हो। अरे भाई उसने, डॉक्टर ने बोला कि फैट की लेयर जम गई, बोला फैट एलिमिनेट, फैट हटा दो, मिटा दो इस फैट को, मिटा दो फैट, कॉन्स्टिपेशन पालो बढ़ती हुई शुगर। क्योंकि भैया सस्टेन्ड रिलीज का काम तो फैट ही कराएगा, आप कहीं पर भी पढ़ लेना। अब सस्टेन्ड रिलीज, क्योंकि हाथों में फैट की कोई लेयर बची नहीं, तो शुगर एकदम से बॉडी में लोड हो रही है। सूखी रोटी खा के देखो और चुपड़ी हुई रोटी खा के देखो, 3 दिन खा के देखो, डायबिटीज में बढ़ी हुई शुगर अपने आप बता देगी कि सूखी रोटी से ज्यादा बढ़ती है कि चुपड़ी रोटी से ज्यादा बढ़ती है। चेक करो एक बार। मैं ये भी बताऊंगा कि वो बैड फैट हमारी डाइट में आया कहां से, वो बैड फैट हमारी डाइट में शामिल कहां से हुआ। खाली ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 दिखाया, लेकिन ये दिखा दिया और ये नहीं बताया कि नेचुरल है या अननेचुरल है। भाई साहब, लोगों के दांत टूट जाते हैं, नकली दांत लगवा लेते हैं, तो क्या आर्टिफिशियल सेम बना हुआ दांत लोग दिखाते कि ये भी एक दांत है डेंटिस्ट, वो सेम लगाने से क्या काम कर लेता है क्या? हार्ट नेचुरल धड़कता है, उसकी जगह पेसमेकर लग जाता है, तो मनुष्य का बना हुआ हार्ट सेम काम करता है क्या? पैर कट जाता है और लोग क्रैच डाल देते हैं, तो वो पैर जो कुदरत ने दिया था और ये पैर जो है सेम काम करता है क्या? नेचर ने हार्ट को कई बाईपास दिए हैं, नेचर खून बहाती है और हम आर्टिफिशियल बाईपास करा लेते हैं, सेम काम करता है क्या? तो वो भले ही होगा कैल्शियम फॉस्फोरस का बना दांत, लेकिन वो चीज जो है वो उसका काम नहीं कर सकती नेचुरल का। राइट? तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों पे हमने ध्यान नहीं दिया, हमने गुड बैड नहीं दिया। हमें बता दिया कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। हमने अगला सवाल ये भी नहीं पूछा कि नेचुरल है या नहीं है।
हमें बता दिया गया तेल बस खाओ, हमने ये भी नहीं पूछा नेचुरल है नहीं। बोले इसमें ओमेगा 3, 6, ओमेगा 9 ज्यादा है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। ओमेगा 3 की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिक्लेयर करेगा? नहीं करेगा। हॉट प्रोसेसेस के ऑयल यूज करे, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज नहीं करे। तो कोल्ड प्रेस्ड हॉट प्रेस्ड आज क्यों चल पड़े? रीजन बीइंग अब लोग जागरूक होते जा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, आज दोबारा से चीजें लौट कर आ रही हैं। अरे ब्रेन हमारा फैट का बना हुआ है, हमारी स्किन फैट की बनी हुई है, हमारी आर्टरीज में फैट होता है जिसपे खून चलता है, हमारी नसों में फैट का योगदान है, हमारे कॉन्स्टिपेट ना हो उसमें फैट का योगदान है, हमारे लीवर पे फैट है, हमारा लीवर गुड कैलेस्ट्रॉल करता है, गुड कैलेस्ट्रॉल फैट है जो बैड को रिमूव करता है। तो हमारे को खाने के सोर्स ठीक करने थे, गुड और बैड। हमारी आंखें फैट की बनी हुई हैं, इतनी सारी चीजें, घुटनों पे फैट है, लेकिन उस फैट को हमने एलिमिनेट कर दिया। और ये जो गुड फैट है ये ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के कॉन्स्टिट्यूएंट है। लेकिन गुड फैट की पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो एंटी माइक्रोबियल होगा। जब वो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो उसमें चेक होना चाहिए कि ओमेगा 3, 6, 9 कितना है। रिवर्स नहीं होगा कि ओमेगा 3, 6, 9 हो गया तो एंटी माइक्रोबियल हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जब किचन के ऑयल से, जो मैंने कहा था कि पहले कोई नहीं बोलता कि क्या है क्या नहीं है, हमारे को बैड फैट खिला दिया गया। जब हमने ओमेगा 3 ऑयल बनाया हमारा, तो हमने कॉम्बिनेशन डाला नेचुरल अलसी का और कलौंजी का। हमने सिंथेटिक नहीं दिया जैसे बाकी लोग देते हैं या फिश से निकाल के सिंथेटिक देते हैं। हमने नेचुरल ओमेगा 3 दिया कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के थ्रू। और कलौंजी तो जैसे कुरान में बताया भी गया है कि मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। ब्लैक सीड ऑयल मतलब बालों में लगाते हैं तो बाल झड़ने में भी इलाज है, गैस एसिडिटी में अच्छा इलाज करता है कलौंजी का तेल, आपका सेक्सुअल पोटेंसी में बड़ा अच्छा काम करता है, स्टेमिना में काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जबरदस्त है, सूजन उतारने में मददगार है, सस्टेन्ड रिलीज में मददगार है। और ऐसे बड़े सारे टेस्टिमोनियल हमारे आए भी हैं। ओमेगा 3 में मैं बात करना चाहूं तो आई कैन टेक 1 आवर एंड सो मोर। मतलब आज तक वर्ल्ड में जितनी रिसर्चेस ओमेगा 3 पर हुई हैं उतनी सेकंड किसी पे नहीं हो रखी। आज गूगल ढूंढेंगे तो ओमेगा 3 की रिसर्चेस से लोगों को भरा पड़ा होगा। जो लोग फैट बर्नर खाते हैं आज भी गूगल कर लीजिएगा, उनको हार्ट अटैक का, पैरालिसिस का, हार्ट अटैक का, ब्रेन हेमरेज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज पे से फैट उतर जाता है। ब्रेन में से अगर थोड़ा भी फैट निकला तो ब्रेन मेल फंक्शन कर जाएगा। अभी पीछे दिल्ली में एक केस था कि वो बंदा कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा जी इसके ब्रेन के डिसऑर्डर है, मोटर डिसऑर्डर है। मैंने कहा इन्होंने फैट बर्नर खाया था क्या? तो जिस बंदे का केस था उन्होंने कहा नहीं जी फैट बर्नर नहीं खाया था। मैंने कहा जी इसने फैट बर्नर खाया। उनके घर पे बात हुई, मधु की टीम से केस था और लास्ट में फाइंडिंग यही आई कि उस व्यक्ति ने ब्लैक मांबा करके फैट बर्नर खाया था। फैट बर्नर मींस वो गुड और बैड नहीं देखेगा क्योंकि नेचुरल नहीं है, वो सब जगह से निकालेगा। फैट बर्नर में यूज होता है अफेडेरा और बिटर ऑरेंज। यूएस से आने वाली ये फैट बर्नर जिम सप्लीमेंट्स में दुनिया जहान का बिकता है, हमारे देश में बिकता है। लोग मोटापा कम करने के लिए ले लेते हैं और इसके सबसे बड़े नुकसान है यूएस में तो ये कैटेगरी इवन बैन है। यूएस में बैन है, ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड के लिए वहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं। और गूगल पे कोई भी कर सकता है एफेडेरा इज बैंड इन यूएस और नॉट, और एफेडेरा एंड बिटर ऑरेंज एक्सट्रैक्ट इज हाउ मच डेडली, तो बता देंगे कि हार्ट अटैक और ब्रेन मेल फंक्शनिंग कंपलसरी है, जिसको हमारे यहाँ के ज्यादातर अनपढ़ और बेवकूफ जिम ट्रेनर ये बोल के दे देते हैं कि खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैट बर्नर्स आर गुड फॉर हेल्थ। ऐसे जो आदमी इन चीजों को प्रमोट कर सकता है उसका तो रिक्वेस्ट है कभी कुछ भी मत मानिएगा। मतलब जिसको इतनी अकल नहीं है ब्लैक मांबा जैसे या ब्लैक सप्लीमेंट्स की अकल नहीं है उसको तो मानने की जरूरत ही नहीं है। जो यूएस में बैन है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही हमारे यहां के लिए होती है। तो गुड फैट जरूरी है और बैड हटाना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन बैड को बर्न किया जाना चाहिए एक्सरसाइजिंग के थ्रू, डाइट के थ्रू, गुड फैट खा के, ना कि फैट बर्नर खा के, ना कि लिपोसक्शंस करा के, ना कि आधा पेट कटवा के। ये सब बेहद और जाहिल तरीके हैं फैट बर्निंग के, ये कभी भी नहीं किए जाने चाहिए। तो गुड फैट जो है उसको बनाने के लिए हमने अपना ओमेगा 3 बनाया था, विच इज मेड आउट ऑफ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ऑफ अलसी, फ्लैक्स सीड्स एंड आपका कलौंजी। इन दोनों के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से बनाए, इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा एंटी इन्फ्लेमेशन में, डिजीजेस में,
पेन किलिंग में, स्किन क्योंकि बनी हुई है, हेयर्स, नेल्स की स्मूथनेस, वरना नेल्स सूख जाते हैं, तो इन चीजों में मददगार होगा। और 1 ग्राम का डोज पर कैप्सूल है, कोई देता है 300 mg, कोई 400, कोई 500 mg। तो हमारा 500 mg से साइज में एक कैप्सूल डबल है, डबल से भी ऊपर है। और हम इसके साथ में विटामिन डी अल्फा टोकोफेरोल डालते हैं ताकि ये सड़े ना। तो ये बड़ी इसकी कामयाब चीजें हैं, प्योर नेचुरल सोर्स है और तरीके से है। बाकी तो जैसे मैंने बता दिया कि रोल आप पूछेंगे तो नसों को इलास्टिक करना हो तो इसका रोल आएगा, ब्लड प्रेशर में आएगा, ब्रेन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो आएगा, आई हेल्थ मेंटेन करनी है, लंबा आप चाहते हैं कि आई ड्राई ना हो, आपका ऑप्टिकल नर्व ना सूखे और आपके यहाँ पे कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आप लॉन्ग ड्यूरेशन में ओमेगा 3 यूज कर सकते हैं। जॉइंट पेन हो गया है तो उसमें यूज हो सकता है, बेटर स्किन में, सोरायसिस में, एक्जिमा में, स्किन प्रॉब्लम्स में, इनमें बड़ा यूज हो सकता है। तो ये सारे बड़े सारे इसके यूज हैं जो हम कर सकते हैं। वात रोग में, हर प्रकार के वात रोग में काम आएगा, क्योंकि ऑयल और वात रोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। दिन का 1 कैप्सूल से 3 कैप्सूल की डोज हो सकती है, डिपेंडेंट ऑन सिवियरिटी ऑफ डिजीज। अगर आप नेचुरल हेल्दी रहने के लिए खा रहे हैं तो अ कैप्सूल ए डे इज मोर देन एनफ।